हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। वैसे आप सबको आइडिया लग ही चुका होगा कि डीजीपीएम में जिनका सिलेक्शन हुआ था एमटीएस और हवलदार की पोस्ट पे, और जिनका सिलेक्शन हवलदार की पोस्ट पे हुआ था सीबीएन के अंदर में, उनकी डीवी शेड्यूल आउट हो चुके हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि जो डीजीपीएम में जो डीवी है वो 26 से स्टार्ट है, 26 मार्च से, और सीबीएन में जो है 25 मार्च से आपके डीवी स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीजर तो फास्ट चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हुई बात। अब आपके बहुत सारे डाउट्स आए थे, इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, यूट्यूब की वीडियोस पे भी, कि इसमें जो परफॉर्मे दे रखे हैं इनको कैसे फिल करना है, मेनली अटेस्टेशन फॉर्म। देखो, अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है ये, ठीक है, दिख भी रही होगी आपको, और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा आई बटन पे। आप जाके YouTube पे जो मेरा चैनल है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर मैंने हर एक चीज़ मैंने बता रखी है। क्यों? क्योंकि जो डाउट मेरे को रहता था वही डाउट मैंने वहाँ पे भी क्लियर करने की कोशिश की है, कि आपका भी डाउट होगा और आपका वो डाउट फिर क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये जो मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं डीजीपीएम में ज्वाइन करने गया था, उस टाइम मैंने जैसे अटेस्टेशन फॉर्म फिल किया था वैसे ही मैंने प्रॉपर हर एक चीज़ मेंशन कर रखी है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म का डाउट तो क्लियर हुआ। अटेस्टेशन फॉर्म आप वहाँ पे जाके देख के अच्छे से फिल कर सकते हो। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म के साथ और बहुत सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं, किसके साइन करवाने किसके नहीं करवाने हैं वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। पर फिर भी इसमें कुछ स्पेसिफिकली मेंशन होगा, मैं वो भी आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो अटेस्टेशन फॉर्म का मेन जो डाउट था वो अटेस्टेशन फॉर्म का ही रहता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले डीजीपीएम की। देखो, डीजीपीएम में ना आपको पता है कि आपका 26 से आपका डीवी कंडक्ट होना है। ठीक है, और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी इन्होंने एक एनेक्सर भेजा हुआ है आपको, किसमें मेडिकल आपको एग्जामिनेशन कहाँ पे होना है, आरएमएल में होना है। ठीक है, तो इन्होंने आपको मेंशन किया है कि जब आपका डीवी कंडक्ट होगा जिस डेट को, आपको मेडिकल जो परफॉर्मा है सीएमओ का, और साथ में एक उन्होंने दिया है मेडिकल परफॉर्मे के साथ में एक आप उसमें खुद फिल करोगे कि मैं पूरा फिट हूँ, ऐसे ऐसे कुछ मतलब है। तो लगभग 2 फॉर्म हो जाते हैं वे, जहाँ तक मेरे को इसमें दिख रहा है। तो वे दोनों आपको डीवी के टाइम सबमिट करवाने हैं। ठीक है, और आपके पास टाइम इन्होंने जो मेंशन कर रखा है वो 26 मार्च तक का टाइम मेंशन कर रखा है। ऑन और बिफोर 26 मार्च तक आपको अपना मेडिकल आरएमएल हॉस्पिटल, मतलब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहाँ से करवा लेना है। इनमें एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, अगर मान लो आप डीवी मेडिकल के लिए जाते हो आरएमएल में, वो कुछ लेटर मांगते हैं, उनको चाहिए कि कोई लेटर आप और लेके आओ डीजीपीएम से या आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, हम उसके बेस पे ही आपका मेडिकल करेंगे। तो आपको डीजीपीएम में जाके कांटेक्ट करना है, तो वो आपको वो लेटर दे देंगे अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, वैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, तो आपको इसके बेसिस पे ही जो आपका ये आया है लेटर वगैरह, इसके बेसिस पे आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जाना कहाँ पे है? देखो, इसमें मेंशन कर रखा है, सिंपल बताता हूँ कहाँ पे जाना है। ITO है ना, ITO दिल्ली में ITO है, ITO मेट्रो स्टेशन भी है। ITO मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करोगे, मुश्किल से 400-500 मीटर होगा, मुश्किल से, ज़्यादा ही बता दिया, 400-500 मीटर पे जाओगे। वहाँ पे किसी से पूछ लेना ड्रम से बिल्डिंग कौन सी है। ड्रम से बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे 601 नंबर रूम है, वहाँ पे आपका डीवी कंडक्ट होगा। जहाँ तक मेरे को याद है 601 नंबर रूम कैडर कंट्रोलिंग का है, कैडर सेल है, जहाँ पे ये अपॉइंटमेंट वगैरह सब होती है, आपकी ओथ वगैरह वहीं होती है। ठीक है, अब ये डीवी है, साथ में आपको मेडिकल भी सबमिट करवाना है। देखो, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो, वैसे तो आप पॉसिबिलिटी मतलब यही करके चलना कि आप मेडिकल 26 से पहले ही करवा लो और अपना डीवी के टाइम पे आप सबमिट करवा दो। फिर भी अगर किसी का नहीं होता है तो मेरे को ये लगता है कि आपको आगे टाइम देंगे वो। ठीक है, कि आप बाद में सबमिट करवा देना। मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। ठीक है, फिर भी आप कोशिश यही करना कि आप क्या करो, डीवी से पहले ही मेडिकल करवा दो। पर इतना अड़बड़ी में मत करना कि आपको लगे कि आपके पास कुछ भी दिक्कत हो, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं हो, टाइम दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। हाँ, अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको मेडिकल नहीं करवाना है। वो मेडिकल आपको पता ही है, आपका जो प्रीवियस जो डिपार्टमेंट होगा वो सबमिट करवा देगा या सेंड कर देगा अटेस्ट करके उसको, मेडिकल को आपके। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि विजिलेंस क्लियरेंस वगैरह होती है जो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें मेंशन कर रखी हैं, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना।
आई थिंक इसमें सब कुछ आ गया। हाँ, इसमें मेंशन कर रखा है। 6th पॉइंट है, जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उस जॉब के रिगार्डिंग है कि जो गवर्नमेंट जॉब में, तो 6 पॉइंट आपके लिए मेन है, ठीक है। और इसने एक 7th पॉइंट हो रहा है, दिस मे नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है। द सेम शैल बी इशूड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेटर ऑन एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। डीवी होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद ही आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारा टाइम लगता ही है। इसमें ये नहीं है कि आपका कल डीवी हुआ और 2-3 दिन के बाद आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम लगता है पूरा। अब देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलो, एक तो है एसएससी फॉर्म के अनुसार। एसएससी में आपने जो भी फ़ोटो लगाई थी अपनी, वही फ़ोटो आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा लेनी है। ये लेके जानी है, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवानी है। वही जो आपने फॉर्म जो फिल किया था ना एसएससी का, जब लगाई थी, वही सुंदर सी फ़ोटो वही लेके जानी है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, इन अनेक्सर 1 की हम बात करेंगे अभी। उसका पेज नंबर 7 और 8, करेक्टर सर्टिफिकेट इज़ टू बी वेरीफाइड बाय 2 डिफरेंट गस्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 अलग अलग गस्टेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना है, साइन करवाना है, ठीक है। मैं अभी अनेक्सर 1 पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा डाउट अभी आपका क्लियर हो जाए, 1 मिनट रुको। देखो, ये अनेक्सर 1 है, मैंने अभी ओपन किया है, आप भी ओपन कर लो अनेक्सर 1 को। अनेक्सर 1 का पेज नंबर 7-8 है। वैसे मैंने अपनी जो वीडियो है ना, वो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें मैं मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अनेक्सर जो 7 है और 8 है, इसको ना 2 अलग अलग गस्टेड ऑफिसर से साइन करवा लेना। 7 को किसी और से करवा लेना, 8 को किसी और से करवा लेना। अब आपको 3 कॉपीज़ ऐसे ही फिल करनी है, तो एक काम करना, टोटल 3 कॉपीज़ प्रिपेयर करना। 3 कॉपीज़ पे जो 7 नंबर है उस पर 1 की साइन करवा लेना, और जो 8 नंबर पेज होगा उस पर 1 की साइन करवा लेना। मतलब दोनों पे अलग अलग होगी ना साइन। बात क्लियर है क्या? ठीक है। ऐसे मत कर लेना कि 6 गवर्नमेंट ऑफिसर से साइन करवा लो, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है। तो आप ऐसे करवा लो, आपका काम चल जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, एक तो 4 फोटो चाहिए आपको, वो भी जो एसएससी के टाइम आपने सुंदर सी फ़ोटो लगाई थी वो। एक आपने, मैंने बता दिया कि ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करके लेके जाना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वो भी 3 कॉपीज़ लेके जानी है अटेस्टेशन फॉर्म की। पेज नंबर जो 7 और 8 है वो 2 डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर से होना चाहिए। एक ही गवर्नमेंट ऑफिशियल से मत करवा लेना साइन, 7 में भी और 8 में भी, ठीक है। आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह, इसके एक तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, एक तो ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है। साथ में 4 फोटोकॉपी लेके जानी है, वो भी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है। करवानी नहीं है, मत खुद करनी है, सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। आगे समझ में। एक आपका जैसे ये 10th की डीएमसी वगैरह होती है ना, जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन अपनी, तो 10th की डीएमसी भी आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके चेक होंगे ही होंगे। साथ में उसकी 4 फोटोकॉपी करवा लेना, वो सेल्फ अटेस्ट कर लेना पहले ही। वहाँ पे जाके क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, पहले ही अपने सब कुछ प्रिपेयर करके लेके जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाना, पूरी फाइल रेडी कर लो। वहाँ पर जाके जो मांगे तभी इंस्टेंट निकाल के दे दो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के केस में भी सेम है, सभी सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है। सभी के सभी, मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ग्रेजुएशन की अगर डिग्री लेके जाओ, ग्रेजुएशन के अगर डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सबके लेके ले जाना। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल लेके जाना है और साथ में 4 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, जो भी सेल्फ अटेस्टेड करनी है आपको, ठीक है। कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो, प्रॉपर परफॉर्मा में अंदर में होना चाहिए आपका। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो परफॉर्मा अलाउड होता है ना, तो वही आपको होना चाहिए आपका, जो अपने रिजर्वेशन के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC का, ठीक है। एक तो ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में उसकी 4 फोटोकॉपी अटेस्ट करनी है सेल्फ आपको, ठीक है। वैसे ही EWS PH एक्स सर्विसमैन के केस में भी सेम है, ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी। बात क्लियर है क्या? आई थिंक आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। आपका जो अनेक्सर 3 है मेडिकल का है, वो आपका फिल होगा वहीं पे RML हॉस्पिटल के अंदर फिल होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब चलो CBN के ऊपर चलते हैं। अब CBN के भी बता देते हैं कि CBN में कैसे क्या मेडिकल है। देखो, CBN का मैंने बता दिया कि आपका जो मेडिकल है वो मतलब आपका जो DV है वो 25 से 27 मार्च तक आपका चलेगा, ठीक है। एक चीज़ देखो, वैसे आप सब कहते थे कि सर इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा रहता है। देखो, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है 3 नंबर पॉइंट के अंदर,
उपरोक्त वर्णित दिनांक को MBBS अस्पताल कोटा के समक्ष निम्न चिकित्सा करवाना निर्धारित है। ब्लड, CBC, यूरिन, R&M और एक्सरे चेस्ट, ये 3 चीज़ उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन की है, तो इनके लिए ये ही 3 चीज़ मेन वर्क करेगी। और देखो, अगर आपने नोटिफिकेशन अगर ध्यान से देखा हो ना SSC का, तो SSC ने ना ये मेंशन कर रखा है कि हम सिर्फ अपॉइंटमेंट करके भेज रहे हैं, हम सिलेक्शन करके भेज रहे हैं। मेडिकल वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए SSC ने SSC, MTS और हवलदार बारे में मेंशन नहीं कर रखा है कि हवलदार के लिए क्या मेडिकल क्राइटेरिया है। उन्होंने छोड़ रखा है डिपार्टमेंट के ऊपर, वे सिलेक्शन करके भेज देंगे, आप DV करवाओ, आप मेडिकल करवाओ, आपके बेस पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा मेडिकल क्राइटेरिया चाहिए। अगर आप मेडिकल क्राइटेरिया अगर आपका टाइट है, जैसा भी है, आपको अगर सूटेबल कैंडिडेट नहीं है तो आप उसको रहने दो, वापस SSC को डोजेज भेज दो कि इस बच्चे का मेडिकल क्राइटेरिया ठीक नहीं है। पर मेडिकल क्राइटेरिया इसमें बिल्कुल सिंपल सा मांग रखा है, मैंने आपको बता दिया है। आँखों का कुछ ऐसा कहा नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का, ठीक है। और वैसे कोई इशू भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे, देखो इसमें मेंशन कर रखे डॉक्यूमेंट्स। एक तो है आपका विलिंगनेस स्वीकृति पत्र है, मेरे ख्याल से जो मैंने इसमें देखा था विलिंगनेस वगैरह का, मैं बताऊंगा आपको, रुको। एक है इसमें परमानेंट होम टाउन डिक्लेरेशन, अटेस्टेशन फॉर्म का मैंने बता ही दिया, वहाँ पे जाके फिल कर लेना अच्छे से। कैंडिडेट स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सब है। और मूल दस्तावेज में लगभग वही सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो DGPM में रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। इसमें एक चीज़ अलग से एक चीज़ और दे रखी है, कैंडिडेट्स क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन ले रखी है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। साथ में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वही अगर आप पहले से किसी और जॉब में वर्किंग हो तो उनको तो पता ही होता है कि आपको NOC लेके जानी होती है अपने डिपार्टमेंट से जिसमें आप वर्क कर रहे हो, कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में DV के लिए जा रहे हो और वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख लो, ये चीज़ मेंशन कर रखी है, ठीक है, सेम एज इट इज़ है। अब मैं आपको अनेक्सस पे लेके चलता हूँ। देखो, पहला अनेक्सस है अंडरटेकिंग का। जहाँ तक मेरे को समझ में आया, आपका जो पहला जो अनेक्सस है अंडरटेकिंग का, ये उसको फिल करना होता है जो कंपनसेट ग्राउंड पे लगा होता है। जैसे मान लो किसी के माता पिता की डेथ हो जाती है सर्विस में, तो उसके बच्चों को दे देते हैं। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया, मेरे को तो यही लगा है कि ये कंपनसेट ग्राउंड वाला है, ठीक है। फिर भी आप बहुत कोई कोई जानता हो इसको अच्छे से, उसको भी कंफर्म भी कर लेना। पर मेरे को तो ये लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आई सन ऑफ लेट मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनसेट ग्राउंड वालों को ही फिल करना होता है। एक डिक्लेरेशन दे रखा है आपका परमानेंट होम टाउन के लिए, एक है आपका कैंडिडेट स्टेटमेंट और या डिक्लेरेशन। सिंपल सी चीज़ें हैं, पढ़ो और फिल कर दो, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। मेन आपका अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। अटेस्टेशन फॉर्म में, हाँ, नीचे अटेस्टेशन फॉर्म में एक लाइन होती है, ध्यान रखना, उसको आप फिल मत कर देना। एक लिखा होता है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, वो जिसमें आप DV करवाने जाओगे वो ऑफिस फिल करेगा, आप मत फिल कर देना उस सेक्शन को। टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, बात क्लियर है क्या? ठीक है। आई थिंक मैंने ना आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। आपके बहुत सारे कमेंट्स थे इसलिए मैंने वीडियो बना दी, मेरे को लगा कि आप सब समझ जाओगे, पर फिर भी कोई नहीं, फर्स्ट जॉब होती है तो थोड़ा डर रहता ही है। अब आप जाके समझ लो इसको अच्छे से, वीडियो को, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, और आप सबको DV के लिए ऑल द बेस्ट। जरूर बताना आपका DV कैसा रहा, स्मूथली हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत हुई तो बताना जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।